अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा इस वक्त जो यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, और ये एहतजाज को अब काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन कल के दिन में हमने जो मनाजिर देखे उनसे बहुत सारे सवालात पैदा हुए। एक तरफ से कहा गया कि ज़बरदस्ती इमारत में घुसने की कोशिश की गई, फिर इस तरह की भी खबरें हैं कि कहीं से पथराव किया गया पुलिस पर और फिर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। लेकिन हमने जो टीवी स्क्रीन्स पर मनाजिर देखे उनमें हमने पढ़े लिखे यंग डॉक्टर्स और इस्लामाबाद की पुलिस को गुत्थम गुत्था होते देखा। कुछ गिरफ्तारियां अमल में आईं और उसके बाद यंग डॉक्टर्स के अपने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई और मुख्तलिफ ऐलानात भी किए गए और साथ साथ काम बंद करने की भी बात की गई, OPDs को बंद करने की भी बात सामने आई। अब बहुत सारे लोग शायद फेमिलियर नहीं है कि मामला क्या है। उससे पहले भी काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि यंग डॉक्टर्स कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी मामले पर सरापा एहतजाज नज़र आते हैं, लेकिन इस मरतबा मामला क्या है ये लोग कल सवाल कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले तक एक पुरअमन एहतजाज तो चल रहा था। वो डॉक्टर्स या इस शोबे से वाबस्ता लोग जानते थे कि उनका एहतजाज क्यों है और कितना जायज़ है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता था कि उसकी वजूहात क्या हैं। अब आम आदमी सवाल कर रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई। कुछ जो अल्फाज हम सुन रहे हैं जो कि यकीनन इस शोबे से वाबस्ता नहीं है, वो NLE एक एग्ज़ाम जो लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम है उसको मुतारिफ़ कराना, फिर 2019 अक्टूबर में हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीज़ें लाना, फिर दोबारा से उसकी मंजूरी होना, और क्यों कर अगर कोई एक इम्तिहान लाइसेंस के लिए देना है जितनी एक आम आदमी को समझ है, तो उस पर डॉक्टर्स जो कि वैसी बहुत पढ़ाई करते हैं, काम तासुरी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको क्या मसला आ रहा है कि वो एक और टेस्ट देने से क्यों गुरेज हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम सीनियर डॉक्टर और यंग डॉक्टर दोनों का मौक़िफ़ लें और ये जानने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ मिल रहा है, वो 1-on-1 उस तरह से आंसर करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जितने भी राब्ते किए, तो वो वजह क्या है कि वो उस बात से कतरा रहे हैं, नोबडी नोज़। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस हवाले से बात आई है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें और आगे चलकर जो हमारे प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट होगा उसमें जो इस वक्त बलूचिस्तान की डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ पर वज़ीर आला जाम कमाल साहब को आज शाम तक की डेडलाइन दी गई और इससे पहले सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफ़े की, उनके इस्तीफ़ा दे देने की, ले लेने की बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई बात हतमी सामने नहीं आ सकी और अब उसको डिनाई करते रहे हैं जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के कि ये तमाम तर अफवाहें हैं, इन पर कान ना धरे जाएँ। अब आज की डेडलाइन के बाद क्या होगा, क्या इस्तीफ़ा आएगा या नहीं, तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ सेकेंड हाफ में होंगे, हम उनसे इस पर उनकी राय और बात जानेंगे। फिल वक्त पहले इशू की जानिब बढ़ते हैं। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हसाम जो कि यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं। मैं डॉक्टर कैसर साहब आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन मैं यंग डॉक्टर हैं उनका भी मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन वजह क्या है? एक टेस्ट इतनी बड़ी रीज़न बन रहा है, तालीम के मेयार को बेहतर करने की बात की जाती है, मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आ रहे हैं। मैं चाहूँगा बीइंग अ सीनियर डॉक्टर ज़रा आप अगर अवाम इस बात को समझ सकें कि ये हो क्या रहा है और इस पर किस हद तक जायज़ है जो एहतजाज है यंग डॉक्टर्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा जैसे कि आपने कहा कि लोगों को, आम आदमी को पता नहीं है, मैं आम आदमी को समझाने के लिए ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था और ये दुनिया में अब तक इसी नाम से पहचाना जाता है कि ये वो बॉडी है जो कि डॉक्टर्स को लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन उसकी करती है, मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करती है। ये लोगों को पता है, बाहर के मुल्कों में लोगों को पता है। और उसके बाद अब कुछ यहाँ पता चल गया है लोगों को कि उसको चेंज करके अब PMC कर दिया गया है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। जी जी। अब जब से ये हुकूमत आई है तहरीक इंसाफ की, तो 2018 से ये कोशिश हो रही है कि पहले PMDC में कुछ तरमीम करके, जिसमें कि ये NLE वाला आपने जिक्र किया वो भी था, उस पर हमने बड़ा शोर मचाया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, और हमने बड़ी कोशिशें करके उसको चेंज कराया, उसको खत्म कराया उस ऑर्डिनेंस को। फिर उसके बाद मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा यहाँ अगर मजीद वजाहत कर दें कि इसको ख़त्म करने की और एक नई चीज़ की तश्कील की ज़रूरत के पीछे मंतक क्या है हुकूमत की, और वो जो इमारत बंद करके 200 के करीब गालबन मुलाजिम फारिग कर दिए, वो क्या वजह थी? ज़रा इस तरफ भी चले जाए। देखिए, हम समझते हैं कि एक पाकिस्तान में एक बहुत ही
अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है कि आज जो हुकूमत तख्ती लगाएगी, कल दूसरी हुकूमत आएगी, उसकी तख्ती निकाल के दूसरा लगा लेता है, पैसे जाया होते हैं अवाम के और कुछ भी नहीं होता। यही है कि यही रवैया हर जगह पे कि अवाम के पैसे से जो भी हुकूमत आती है उसको कुछ ना कुछ करना होता है। अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो पीएमडीसी कहलाती थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हम कहते थे कि जी डिपार्टमेंट का नाम ही ना उड़ाए, आप डिपार्टमेंट के अंदर जो खराबियां हैं उसको दूर करें। तो इन्होंने क्या किया कि अपने आप को सिर्फ शो करने के लिए कि हम मेडिकल एजुकेशन में इस्लाहात ला रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया में उनका नाम ही नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है। बहुत ही फजूल बातें हुई और जिसकी वजह से उन्होंने ये समझ के इसमें तरमीम करना शुरू किया और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने उसको लागू किया ऑर्डिनेंस के जरिए। उसके बाद हमने उसको किसी ना किसी तरह से शॉर्ट बताता हूं कि वो खत्म कराया। फिर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको दो पार्ट करके वही अल्फाज रखे, एक पीएमसी रखा और एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बना लिया। मेडिकल ट्रिब्यूनल में डॉक्टरों को 7 साल कैद बामुशक्कत और 50 करोड़ रुपए जुर्माने का, 5 करोड़ रुपए जुर्माने की बात की गई। उसको भी हमने बात करके उस ऑर्डिनेंस को भी हमने किसी तरीके से खत्म कराया। फिर इन्होंने तीसरी दफा पीएमसी के नाम से वही सारी चीजें, वही सारे अल्फाज उसमें डाल दिया, ऊपर चेंज कर दिया कि पीएमडीसी की जगह इनको पीएमसी का ऑर्डिनेंस, उसको भी किसी तरीके से खत्म कराया। अब उन्होंने क्या किया कि पीएमसी को जो डॉक्यूमेंट्स बना हुआ था, उन्होंने जो ज्वाइंट सेशन के अंदर अपोजिशन वालों ने जब वॉकआउट किया हॉल से, तो इन्होंने 8 मिनट में 8 बिल पास कराए, जिसमें मेडिकल ट्रिब्यूनल और पीएमसी भी उसमें मंजूर कराया और उसके बाद ये लागू करा दिया, प्रोमलगेट करा दिया। अब उसके अंदर जो ये सूरत हाल है, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपने रातों रात पीएमसी बना दिया। वहां के 200 के करीब जो वर्कर थे उनको रातों रात उनको खारिज कर दिया, उनको कहा कि जी आप कल से नहीं आएंगे। मतलब इस तरह की जो बातें हैं और ये बहुत अफसोसनाक है, जबकि हम ये सुन रहे थे कि हम 1 करोड़ लोगों को जो है वो नौकरियां भी देंगे। तो ये तो लोगों को जो जिनको के 2 महीने रह गए थे। डॉक्टर साहब आपकी बात मेरे ख्याल से बड़ी हद तक आपने वजाहत कर दी उन तब्दीलियों की जो रूनुमा हुई। अब इससे एक चीज और बता दो, एक बात बता दो और थोड़ा सा बता दे, तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे कि देखिए उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो पीएमसी को के जो अंदर चीजें थी उसको इन्होंने लागू किया, जिसमें के सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एंट्री टेस्ट जिन्होंने लेने का तरीकेकार किया वो भी बहुत ही खराब तरीकेकार है। और अब जो एनएलई है, एनएलई जो है नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, एग्जिट एग्जामिनेशन, आप करना क्या चाहते हैं? आप अपने मेरी जब इनसे बात हुई तो कहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेजेस का स्टैंडर्ड ही खत्म है, हम अपने लोगों के लिए अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो बच्चा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 5 साल ट्रेनिंग लेता है और टीचिंग लेता है, तरबियत लेता है और फर्स्ट ईयर का एग्जाम देता है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का एग्जाम देने के बाद ये उसको जज करेंगे 2 घंटे के अंदर एनएलई लेके, और उसमें फीस भी लेंगे और वो हर 3 महीने के बाद लेंगे। डॉक्टर साहब आ गया, पॉइंट आ गया। अब तो बड़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई मुझे भी, आम देखने वालों को भी। अब जो यंग डॉक्टर है, मैं जरा उनका मौकिफ लेके फिर आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साम साहब ये बताइएगा, ये जो बात, अब तो गुंजाइश बहुत कम रह गई जो बात है डॉक्टर कैसे साहब ने कह दी, लेकिन एक एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को देने से मसला है, आपको 2 घंटे में जो जज करना है उससे मसला है, जो फीस है उससे मसला है, और अबव ऑल जो कल हुआ वो किसी भी महज़िब माशरे में कुछ अच्छे मनाजिर नहीं थे देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। तो बात स्टार्ट करते हैं कल के प्रोटेस्ट के हवाले से। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं वहाँ पे मौजूद रहा। ठीक, हम पूरे 1 साल से एक कैंपेन चला रहे हैं, और जो कैंपेन चला रहे हैं हम स्टूडेंट्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं। हमारा ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता है, ना किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता है जिसका कोई पॉलिटिकल पर्पज़ हो। अब हमारी फ़ोर्स का नाम है एंटी एनएलई फोर्स। हमने डिसाइड किया था 2 हफ्ते पहले कि हम पीएमसी के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और हमारे जितने नेगोशिएशन हुए हैं अब तक, जितनी स्ट्रगल की है, चूँकि हमें कोई फ्रूट नहीं मिला
तो हम एक लास्ट प्रोटेस्ट करते हैं। जब हमें वो टेबल टॉक पे लेके आएंगे तो हम उनके सामने मुतालबात रखेंगे कि अगर आप एनएलई ख़त्म नहीं करते तो एनएलई में ये मॉडिफिकेशन लेके आएँ। क्योंकि उससे पहले हम पीएमसी के एकेडमिक काउंसिल, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर अरशद तकी, अली रज़ा साहब, पीएमडीसी के बाकी जितने भी, आसिफ लोया साहब थे, फर्स्ट सर्जन जनरल जो है वुमेन बनी आर्मी की, निगार, उनके साथ मीटिंग की थी। तो 4 घंटे की वो मीटिंग हुई थी जिसमें हमें कोई फ्रूट नहीं मिला था। उन्होंने हमें इस बात पे मीटिंग एंड हुई थी कि हम डिस्कशन करने के बाद आपको दोबारा बुलाएंगे और उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको कहाँ पे रिलीफ दे सकते हैं। इन्होंने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। हमारे पास दोबारा मीटिंग नहीं, बिल्कुल कोई ना मीटिंग हुई ना कुछ। इसके बाद हमारे पास एक ही सोल्यूशन था इसका कि हम एक प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और वो सिर्फ स्टूडेंट्स और हाउस ऑफिसर्स होंगे। अब इसको मुझे मैं प्रोटेस्ट की तो टेस्ट देने में मसला कहाँ पर है? क्या मुश्किल है? मैं जरा मुझे वो एक्सप्लेन। मुश्किल बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया में लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, अब मैं इस बात को मानते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मेरा जब एडमिशन 2015 में एमबीबीएस में हुआ था तो वो पीएमडीसी की रेगुलेशन 2008 के अकॉर्डिंग हुआ था। मेरे पास एक एफिडेविट मौजूद है जिस पे पीएमडीसी के रजिस्ट्रार के साइन है, जिस पे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के और रजिस्ट्रार के साइन है कि 5 एमबीबीएस के इम्तिहान देने के बाद और 1 साल की हाउस जॉब करने के बाद मुझे परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। अब मैंने 5 इम्तिहान दिए हैं, वो इम्तिहान छोटे मोटे नहीं है, उसके लिए 5-5, 6-6 महीने की मेहनत चाहिए थी। मैंने वो पास किए हैं, मैंने 1 साल की हाउस जॉब की है। अब जब मुझे परमानेंट लाइसेंस मिलना है तो गवर्नमेंट कहती है कि मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि पीएमडीसी की जो रेगुलेशन 2008 खत्म ही उन्होंने कर दिया ना, 8 क्या थी, 18 क्या थी, मुझे गर्ज है कि पीएमसी क्या कह रहा है। अब देखें, जो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि प्लैब बेसिकली एक फॉरेन ग्रेजुएट्स एग्जाम है जो यूके में आपको प्रैक्टिस के लिए फॉरेन ग्रेजुएट्स देते हैं। अब यूके वालों ने कहा कि हम 2024 में जाकर प्लैब खत्म करेंगे और प्लैब की जगह पे यूकेएमएलए लेके आएंगे। अब 2015 और 2024 के दरमियान 9 साल का गैप मौजूद है, और जो यूकेएमएलए होगा वो वहां के लोकल ग्रेजुएट्स भी देंगे और फॉरेन ग्रेजुएट्स भी देंगे। अब बात पहले बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि उस टाइम जो स्टूडेंट्स पुरानी पॉलिसीज के मुताबिक इंडक्ट हैं वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, वो पास आउट हो जाएंगे, उनको लाइसेंस मिल जाएगा। जो नए बच्चे आएंगे तो वो न्यू एग्जाम देंगे। अब मैं बताता हूँ, एग्जाम से हमें कतन कोई मसला नहीं, आपने एग्जाम लेना है 100 बिस्मिल्लाह लें, लेकिन उन लोगों से लें जो आपकी पॉलिसीज के मुताबिक इंडक्ट हुए हैं। जो पीएमसी के 2020 में बैच आया है उस पे इसकी इंप्लीमेंटेशन बात में तो बड़ा वजन है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब की जानिब बढ़ूंगा। डॉक्टर कैसर साहब, अगर ये इस तरह हो, अब जो डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि इनका एडमिशन 2015 में हुआ और किसी और कानून के तहत मामलात मुख्तलिफ थे, एक और बॉडी थी, अब इन्होंने उसको चेंज कर दिया, तो ये कम से कम इन पे तो लागू नहीं होना चाहिए। जो बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं उनको ये पता हो कि मुझे 5 साल बाद ये एग्जाम देना है, तो फिर डू यू थिंक इट विल बी अ फेयर कॉल देन? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं कि रातों रात आप पीएमडीसी को खत्म करके पीएमसी बना दिए, ये ऐसे नहीं होता है। अभी जो असम ने बात की है यूकेएमएलए के बारे में कि ये एक तरीक़ाकार उन्होंने सोचा कि जी हमें इस तरह कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, तो उन्होंने रातों रात उस पर यूकेएमएलए नहीं लागू कर दिया, बल्कि ये 2018 में उन्होंने इसको फ्लोट किया और इसके ऊपर डिस्कशन होगा अभी, और ये लागू होगा 2024 में, जैसे कि इन्होंने बताया। अब जो लड़के हैं वो पहले से तैयार होंगे, अपने आप को उसी तरह से सारी प्रिपरेशन करेंगे कि जब 2024 में इसका एग्जाम होगा और जो लोग उसके अंदर आएंगे वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जाम दे देंगे। आपको करना ये चाहिए, और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने जो कमीशन बनाया है ये रातों रात बनाया है। आप पड़ोस मुल्क की बात अगर मैं करूं, इंडिया के अंदर इंडियन मेडिकल कमीशन भी बना है और इन्होंने उसकी कॉपी पेस्ट कर दी है, लेकिन और अमेरिका की कॉपी पेस्ट की है कुछ चीजें, लेकिन इन्होंने क्या किया है इंडिया वालों ने कि उन्होंने 5 साल अपने यहां डिबेट रखी है। उन्होंने फौरी तौर पे आईएमसी नहीं बनाई है, इंडियन मेडिकल कमीशन लागू नहीं किया, उन्होंने 5 साल तक उस पर डिबेट किया, टेलीविजन पे किया, मीटिंग की। जो उसके अंदर फ्लॉज थे वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के और लोगों के साथ बैठ के जो कि कंसर्न लोग थे, उसके बाद उन्होंने लागू किया। तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि खुदारा इस तरह ना करें। आप देखिए, इसके स्टेक होल्डर के साथ बैठे। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अब ये करने क्या जा रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस होगा कि ये काम होने जा रहा है। अब
अब सूबाई जो गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी मेडिकल काउंसिल बना रही है। अब अजरा पेचो जो सिंध की हैं, इन्होंने 4-6 महीने पहले ऐलान किया और अभी परसों भी ऐलान किया कि हम सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हम बना रहे हैं, हम जा रहे हैं बनाने के लिए। इस तरह से बलूचिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बनेगा, पंजाब मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बनेगा, इसी तरह से केपीके बनेगा। तो आप मेडिकल एजुकेशन का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं क्योंकि आप किसी से कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज को अपनी मर्जी से लागू कर रहे हैं और किसी एक आदमी का ब्रेन है जो कि ये सब काम हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी चीज है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि एनएलई का जो सामने बताया है ये कि वो एग्जाम देना नहीं चाहता, और ये वाकई बात सही है। कोई भी बच्चा जो पूरे मेडिकल कॉलेज का एग्जाम देता हुआ आया, उसको एक एग्जाम देने में क्या है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि इसके अंदर होता क्या है। आप फेयर काम करें, आप व्हाई नॉट यू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। आप मेडिकल कॉलेज के स्टैंडर्ड को क्यों नहीं खुद सही कर रहे हैं? आप इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुले हुए, उसको सही करें। दूसरी बात यह है कि अगर मेरा बेटा एनएलई में फेल होता है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। मेरा बेटा एक दफा एनएलई में फेल हो जाता है, मैंने फीस भी दे दी उनको। अब पीएमसी हर चीज में पैसे बहुत बढ़ा के लेती है। रजिस्ट्रेशन है तो उन्होंने 1 साल के 2000 रुपए कर दिए। तो ये एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। लेकिन एनएलई के ऊपर भी फीस होगी, और वो कहते हैं कि हम हर 3 महीने के बाद, अगर आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप 3 महीने के बाद दोबारा दीजिए, फिर आप पास हो जाइएगा और लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन मेरा बेटा सपोज अगर अपियर होता है, वो 1 दफा 2 दफा 3 दफा अगर वो फेल हो जाता है, तो मैं उसको दोबारा अपियर नहीं कराऊंगा, बल्कि उसको एक क्लिनिक खोल के दे दूंगा। अगर लोग मुझे ये कहेंगे कि जी ये बगैर लाइसेंस के कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर बगैर लाइसेंस किया, बगैर मैट्रिक किए हुए 6.5 लाख अताई डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि मासूम जानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और उसमें सर्जरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसको तो पाकिस्तान किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं रोका। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब की जानिब में आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये अब बताइएगा, वो जो बात पहले रह गई थी उसमें क्या मामला क्या बना कि जो हमने देखा कि एक तो प्रोटेस्ट वाली बात जो हम कर रहे थे वो हमने देखा, और अब मैं आगे का लाएमल आप लोगों का जानना चाहूँगा कि अब क्या है जो कुछ हुआ है, उसके बाद अब क्या करें। मैं ना ब्रीफ सी हिस्ट्री बताता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। पूरा 1 साल हो गया जैसे ही एनएलई अनाउंस हुआ, डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ हम कोई 25 स्टूडेंट से रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की हमारी मीटिंग हुई। हमने सारे कॉन्सर्न थे, हम सारा पेपर वर्क करके गए उनके सामने, हमने पूरी डिस्कशन रखी कि पूरी दुनिया में क्या होता है। मैं यूएसएमएलई अमेरिका का एग्ज़ाम है, ठीक है। 1980s में यूएसएमएलई अनाउंस हुआ और 1998 में जाके यूएसएमएलई फुली इम्प्लीमेंट हुआ। अब ये कंपैरिजन करते हैं यूएसएमएलई का एनएलई के साथ। अब मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। अमेरिका में कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी एमबीबीएस का एग्जाम नहीं लेती। आपने 4 साल का एमबीबीएस करना होता है, इस दौरान आप फेल होते हैं, पास हुए, डजेंट मैटर। आपको 4 साल के बाद यूएसएमएलई स्टेप 1 देना है, उसके बाद आप हाउस जॉब करेंगे, हाउस जॉब के बाद आप यूएसएमएलई स्टेप 2 देंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली पीजीशिप में इंडक्शन मिलेगी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद यूएसएमएलई स्टेप 3 करेंगे और आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। ये यूएसए का निज़ाम होता है। अब पाकिस्तान के निज़ाम की बात करें तो पाकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, लाहौर, इसी तरह कराची में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। वो सेंट्रलाइज एग्जाम्स लेती हैं। अब सेंट्रलाइज एग्जाम्स लेने के बाद हम अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमने 5 इम्तिहान दिए सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी को। अब पीएमसी कहती है 1 इम्तिहान हमें दो एनएलई, उसके बाद वो देंगे परमानेंट लाइसेंस, उसके बाद सीपीएसपी हमसे एफसीएस पार्ट 1 लेगा। मिसाल मतलब कि मैं 3 जगहों पे मुख्तलिफ इम्तिहान देने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाऊँगा, जबकि यही जो बात है, यही जो काम है वो यूएसए में सिर्फ 1 एग्जाम के बाद हो रहा है। इसी तरह इन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल की बात की सर ने, तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी एक एग्जाम इंट्रोड्यूस करवाया है एनएलई की तरफ पे, जिसे NEXT बोलेंगे। वो उन्होंने 2019 में अनाउंस किया और 2023 में जाके वो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन वो जो एग्जाम होगा वो उनका जो एमबीबीएस का आखिरी साल का इम्तिहान होगा वही उनका एनएलई है, वही उनका नेशनल लाइसेंस एग्जाम है। समझ गया आपकी बात को। मुझे अब आप बताएं आगे का लाएमल क्या है, अब क्या आगे से यंग डॉक्टर्स। देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल धमकी नहीं दूंगा कि मैं ओपीडी करूंगा, मैं वो उसकी बात नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बाकी है। हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ टेबल टॉक करें, जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, हमें उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करवाएं, डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ फिक्स करवाएं, और अमेरिका से जो डॉक्टर नौशरवान बर्की जो बेसिकली पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को डील कर रहे हैं, वो कैमरा पे सामने आने के बगैर ही सब कुछ चला रहे हैं, हमारी उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाएं। हम उनको अपने कंसर्न शो करते हैं, लॉजिकली हम उनके सामने ये बातें रखेंगे कि ये हमारे कंसर्न है। अब हमें बताएं कि
क्या हम कोई गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं, क्या कोई इलॉजिकल मुतालबा कर रहे हैं? अगर कोई एक भी हमारा इलॉजिकल मुतालबा है तो हमें बताएं, हम आज भी एनएलई देने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है मैं 3-4 महीने बैठ कर टिका के पढ़ूंगा, मैं एनएलई पास कर लूंगा। लेकिन सवाल पैदा होता है मैं एनएलई दूंगी तो ही क्यों? कानूनी तौर पर इसका इत्तला की मेरे ऊपर नहीं था। बिल्कुल सही, और मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया हूँ, आपकी बात में बड़ी हद तक वजन है। हम यही अपील यहाँ पर करेंगे, जो भी हुकूमती ओहदेदार हैं, जो सारे मामलात जो पसे पर्दा या सामने चीज़ें चला रहे हैं, इट्स अबाउट टाइम कि ये जो इंतहाई मेहनत के बाद 5 साल और उसके बाद हाउस जॉब और जितने लॉन्ग आवर्स इनके जॉब के हाउस जॉब में होते हैं या फिर इनकी पूरे प्रोफेशन में जितना मेहनत एक डॉक्टर करता है और जो एक उसका नेचर ऑफ जॉब है, उसके साथ ये कम से कम नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर मनाजिर हम टीवी पे देख के लगता है वो जी देखें पढ़े लिखे लोग हैं किस तरह से लड़ रहे हैं पुलिस वालों के साथ, लेकिन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू वो मेरे ख्याल से अब नाजरीन तक बात बड़ी हद तक पहुंची है। मैं थोड़ी क्लियरेंस दूंगा इस बात की। मैं बहुत क्विकली आपको 30 सेकंड्स दे सकता हूं अगर आप अपनी अच्छा, कल का जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें ये सारा कुछ आपको गुत्थम गुथाव देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये हमारा एजेंडा नहीं था। मैंने आपसे पहले भी कहा था वाईडी के 2 ग्रुप्स हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम स्टूडेंट्स को यूटिलाइज करते हैं। हमारा जो पर्पस था पीसफुल प्रोटेस्ट करना था। वाईडी वालों की लड़ाई हुई, उनके साथ ये कुछ ऐसे अनासिर थे जिन्होंने, जैसे हर कम्युनिटी में मौजूद होते हैं वैसे हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे। लेट्स होप कि ऐसे मनाजिर हमें दोबारा ना देखने को मिले, मामला अफाम तफहीम से हल हो जाए। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर बलूचिस्तान की सूरत पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कुछ बात अब करेंगे बलूचिस्तान की, वहाँ की डेडलाइंस, इस्तीफ़ों की खबरें। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इस्तीफ़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में लियाकत शवानी साहब जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। शवानी साहब, ये क्या मामला चल रहा है? और फिर सोशल मीडिया पर कभी चल जाता है और फिर हम आपकी ट्वीट्स देखते हैं, आप क्लैरिटी दे रहे होते हैं कि नहीं इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये क्या किसी की सिर्फ ख्वाहिशात हैं कि इस्तीफ़ा आ जाए, या इस्तीफ़े के लिए इतना प्रेशर भी है, डेडलाइंस भी हैं और मुतवक्के भी है क्या इस्तीफ़ा? ठीक है, डेडलाइन तो कल हमारे जो नाराज दोस्त हैं उन्होंने दिया, और लेकिन जो फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया पे वो तो आपको पता है चलते रहते हैं, और बस फिर मैं उसको अपने ट्विटर फेसबुक अकाउंट पे रिफ्यूट करता रहता हूँ, और वही सच्चाई है जो आज तक मैं बताता आया हूँ, और वही पोजीशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इंटैक्ट हैं, अब भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, और हमारे जो नाराज दोस्तों ने डिमांड किया था उनके रेजिग्नेशन का, तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इस वक्त जो कोलिशन अराकीन हैं उनकी अक्सरियत चीफ मिनिस्टर साहब के साथ है, और नाराज अराकीन के साथ 13 से 14 अराकीन हैं जो मिनॉरिटी बनते हैं, और कोलिशन अराकीन के तो मिनॉरिटी के डिमांड पे मेजॉरिटी रिजाइन नहीं करता, तो जाहिर है रिजाइन हो भी नहीं सकता, और सीएम साहब ने कहा है कि रिजाइन नहीं करूंगा। और शवानी साहब, कोशिश सादिक संजरानी साहब गए, इतने लोग बीच में कूदे, ऐसी क्या नाराजगियां कि ये मामलात सेटल ही नहीं हो रहे और नाराज लोग मान ही नहीं रहे? फिर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, वहाँ की रिवायात में तो बहुत सारी चीज़ें दरगुजर की जाती हैं, मान लिया जाता है, नरम रवैये होते हैं, ये इतनी सख्ती क्यों आ गई? ये तो अरसलान भाई आपको हमारे वही दोस्त बता सकते हैं कि इतनी सख्ती क्यों। 3 सतहों पे हम उनको मनाने के लिए कोशिश करते रहे। एक तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, उनकी रिकॉन्सिलिएशन कमेटी, वो मिलते रहे। सेकंड जो है हमारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर एमपीएज हैं जो अपने ही कोलीग्स से बार बार मिलते रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करते रहे हैं, तभी ज्यादा उनके कुछ अराकीन वो नहीं माने। और तीसरे सतह भी वज़ीर आला साहब खुद उनके फर्दन घर गए हैं, उनको मनाने की कोशिश की है। इनमें 6 से 7 ऐसे हमारे दोस्त हैं जो ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन नहीं रखते, और हमारा फोकस होनी पे है, एंड वी आर होपफुल अगर पहले मरहले में ये साथी मान जाएं तो दीगर भी इंशाल्लाह मान जाएंगे। अभी आपको क्या लगता है ये डेडलाइन के बाद क्या उनका लायामल होगा, और क्या कोई अब भी बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे हैं, क्या इज देयर एनी चांस कि जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? नहीं, जाम साहब बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता जो हमारे दोस्त थे उनका डेडलाइन आज पूरा हुआ, लेकिन डिमांड पूरा नहीं हुआ। अभी उनकी एक मीटिंग खत्म हुआ है जिसमें उन्होंने फैसला किया है, जो 3 मिनिस्टर, एडवाइजर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उस ग्रुप में,
उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लिख के ज़ोर वलीदी साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ जमा करा दिए। ये न्यूज़ अब सामने आ रहा है। जी जी। इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं। राइटली सेट। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, आपके वक्त का। यकीनन मोहतात अंदाज में उन्होंने ये बयान किया कि फ़िल वक्त जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और ये बात वो दोहराते आ रहे हैं। और मुसलसल जब ये ख़बरें सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज़ चल रही थी तो अपने ट्विटर से ये क्लैरिफाई करते रहे। लेकिन एक अनसर्टनिटी है मुसलसल बलूचिस्तान में, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। हम उम्मीद करते हैं कि या तो मामला तफ़ाहम व तफ़हीम से हल हो जाएँ या ये अनसर्टनिटी इख्तिताम पजीर हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।